Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग। चलिए आज 20 तारीख है और 10 दिन बाद आप सभी का एग्ज़ाम है। फर्स्ट एग्ज़ाम आप लोगों को पता है उर्दू है, इसके बाद दूसरा जब एग्ज़ाम आप लोगों को 7 तारीख का होगा तो 7 तारीख का एग्ज़ाम सोशल साइंस ही है, यानी सबसे पहले आपका एग्ज़ाम सोशल साइंस है, सामाजिक विज्ञान है। तो मैं आप सभी को तैयारी भी करवा रहा हूँ ताकि आप अच्छा नंबर भी ला सकें। और एक चीज़ मैं बहुत दिनों से सोच रहा था आप लोगों को बोलने के लिए, ये सामाजिक विज्ञान 4 भागों में बांटा हुआ है, लेकिन यही चीज में सबसे ज्यादा आपको कंपटीशन में एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आता है। याद रखिएगा, सामाजिक विज्ञान से ही सबसे ज्यादा कंपटीशन में कंपटीशन में जो एग्जाम होता है उसमें सवाल आता है ना। इतिहास से, पॉलिटिकल साइंस से, आपका इकोनॉमिक्स से और जियोग्राफी से, चारों सब्जेक्ट ये सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान है और समाज के लिए भी काम आता है। तो इसे मैं बार बार आप लोगों को बता भी रहा हूं कि आप अच्छा नंबर लाइए और अच्छे तरीका से पढ़ने का प्रयास कीजिए। समाज में भी काम देगा, एग्जाम में भी काम देगा और उसके साथ साथ कंपटीशन अगर होगा तो वहां भी काम देगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, पशुओं में प्लेग की तरह फैलने वाली बीमारी को क्या कहते हैं? कह रहे पशु आप सभी जानते हैं जानवरों में, तो जानवरों में प्लेग की तरह क्या एक प्लेग भी बीमारी फैली थी, तो प्लेग की तरह बीमारी पशुओं में फैलने वाली बीमारी को हम क्या कहते हैं? दूसरा बीमारी कौन सा जो है कि प्लेग जैसा फैलता है, वो पशु की बात कर रहे हैं, आदमी की नहीं बात हो रही है। पशुओं में प्लेग की तरह फैलने वाली बीमारियों को नाम बताइए। तो आप लोगों को हम 2, 3 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन तक आप लोग को इसको बता दिया, लेकिन आज दोबारा 1 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन आया है। तब आप लोग को बताया कि रिंडर पेस्ट एक बीमारी थी, है ना, जिसमें सिर्फ पशुओं को फैलती थी। कौन सी बीमारी? रिंडर पेस्ट। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि पशुओं में प्लेग की तरह फैलने वाली कौन सा बीमारी है? तो आप आंसर दे सकते हैं कि पशुओं में प्लेग की तरह फैलने वाली बीमारी को हम रिंडर पेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिंडर पेस्ट कहते हैं। यानी रिंडर पेस्ट एक पशुओं में ही फैलने वाली बीमारी है, आदमियों में नहीं है, वो सिर्फ पशु में ही फैलता है। रिंडर पेस्ट प्लेग की तरह। और ये जब बीमारी जब आता है ना, भयंकर पशुओं को मौत हो जाए, जैसे कोरोना में आदमियों को मौत हो गया। अभी एक नया और वेरिएंट आया है आपका चीन में, कोरोना ही टाइप में किसी दूसरे टाइप का नाम है ना, तो फैल रहा है। तो ये मनुष्य में फैलने वाली बीमारी है, लेकिन रिंडर पेस्ट जो बीमारी है, प्लेग बीमारी है, ये पशुओं में फैलने वाला बीमारी है। कोई दिक्कत? पशुओं में फैलने वाले 2 बीमारी के नाम बताइए जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तब भी आप बता सकते हैं प्लेग और रिंडर पेस्ट। रिंडर पेस्ट की तरह फैलने वाली बीमारी पशुओं में बताइए, तो प्लेग की तरह फैलने वाली बीमारी बताइए तो रिंडर पेस्ट। उल्टा भी बता सकते हैं, क्वेश्चन अनेक प्रकार के आ सकता है इधर उधर, है ना। चलिए, दूसरा है कि भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? देखिए, भाप का इंजन, जो भाप इंजन है, वो भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, तो याद रखिएगा, भाप इंजन का आविष्कार थॉमस न्यूकोमेन ने किया था। कौन किया था? थॉमस न्यूकोमेन। ये देखो, याद रखिएगा, थॉमस न्यूकोमेन। ये जो व्यक्ति थे वो भाप इंजन का आविष्कार किए थे। एक प्रश्न हम आविष्कार वाला वीडियो आप लोग को बनाएंगे, जो कि उसमें सारा चीज, बल्ब किसने किया, पंखा किसने किया, कंप्यूटर किसने किया, सारा चीज को डिटेल हम आप लोगों को पर्सनल, उसका तैयारी भी चल रहा है, आप लोग को पर्सनल बताएंगे कि कौन किसका आविष्कार किया। लेकिन आज क्वेश्चन में आप लोग को आ गया है कि भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो याद रखिएगा, भाप इंजन का आविष्कार थॉमस न्यूकोमेन ने किया था। कौन किया था? थॉमस न्यूकोमेन ने किया था। कोई दिक्कत? आगे है, भारत में उपजाए जाने वाली किन्हीं 4 रोपण फसलों का नाम बताइए। देखिएगा क्या कह रहा है, रोपण, ध्यान देना है। रोपण मतलब रोपने वाला फसल को नाम बताना है। बुनने वाला फसल कहा जाता है, तो जो बुना जाता है उसका नाम बताना है। लेकिन क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? भारत में उपजाए जाने वाली, यानी उपजाए मतलब खेती किए जाने वाली ऐसा चीजों को बताना है जिसको रोपा जाता है, वो फसल को नाम बताना है। तो आप याद होगा, चाय का जो होता है ना, ये रोपते हैं लोग,
बुनते नहीं है। देखो बीज को बुना जाता है और इसको एक डायरेक्ट होता है जिसको रोपा जाता है। तो चाय को क्या होता है, रोपा जाता है। कॉफी क्या है, रोपा जाता है। और केला भी क्या है, रोपा जाता है, ठीक ना। और गन्ना भी क्या है, रोपा जाता है। तो चार आप याद रखिएगा, चाय, कॉफी, गन्ना और केला। ये चार रोपण कृषि है, रोपण फसल है, इसे रोपा जाता है, बुना नहीं जाता है। जैसे गेहूं हो गया, धान हो गया, ठीक है, बुना जाता है। धान को 2 बार प्रयोग करते हैं, एक बार बुन दिए है ना, एक बार फिर रोपिएगा। लेकिन ये जो है आपका क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में उपजाए जाने वाली 4 रोपण फसलों का नाम बताना है, यानी जिसे हम रोपते हैं उसे उसका नाम बताना है। तो याद रखिएगा, पहला है आपका चाय कॉफी, ये तो डायरेक्ट याद रहेगा, ठीक है। चाय कॉफी, गन्ना और केला, ये 4 फसलों ऐसा है जिसे भारत का हर जगह पे रोपा जाता है। लेकिन ये भारत की क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है खनिज क्या है। देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, खनिज क्या है। तो याद रखिएगा, पृथ्वी की भूपट्टी के अंदर, यानी जो ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी के अंदर जो भी चीज पाए जाते हैं जिसे हम उपयोग करते हैं, है ना, जिसे हमें जरूरी है, वो सारे क्या होते हैं, खनिज कहलाते हैं, ठीक है। भूपट्टी के अंदर पाए जाने वाले वह महत्वपूर्ण तत्व जो हमारे लिए उपयोगी होता है, उसे हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। खनिज पदार्थ आप अनेक प्रकार के जानते हैं, सोना, है ना, पेट्रोलियम, यानी खनिज मतलब जमीन के अंदर जो चीज को, मतलब एक चीज याद नहीं रखना है, समझ जाना है, आंसर बता देना है। जमीन के अंदर जितने चीज हैं और जिसे हमें महत्वपूर्ण तत्व है, यानी महत्वपूर्ण जरूरी है उसको, मतलब हमको बहुत जरूरी है, और जिसे हम लोग प्रयोग करते हैं, उस सारे चीज क्या आते हैं, खनिज आते हैं। लोहा भी एक खनिज है, लोहा के आयरन जिसको हम लोग मिलता है वो भी हम लोग उपयोगी है कि नहीं। सोना चांदी सारा उपयोगी है, ठीक है। सारा क्या है जो हम लोगों को पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। कोई दिक्कत, खनिज किसे कहते हैं, पृथ्वी के अंदर महत्वपूर्ण तत्व, महत्वपूर्ण चीजों जो हम लोगों को उपयोगी है, जो हम लोग उपयोग करते हैं, वो सारे चीज को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं, यानी जमीन के अंदर। कोई दिक्कत। आगे, भारत में राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये राजनीतिक वाला क्वेश्चन है, पॉलिटिकल क्वेश्चन है। देखिए, भारत में राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है। सुने होंगे, बहुत सा आप लोग जानते होंगे कि झारखंड में कितने जिले हैं, भारत में कितने राज्य हैं, भारत में कुल कितने जिले हैं, है ना, अनेक प्रकार के हैं। लेकिन ये क्वेश्चन आया है आप लोगों का कि भारत में राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है, राजनीतिक दल कितने हैं। जैसे में बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, एएमआईएम हो गया, बीएसपी हो गया, एसपी हो गया, शिवसेना हो गया, है ना, एएमआईएम हो गया, जेवीएम हो गया, आरजेडी हो गया, जेडीयू हो गया, वीआईपी हो गया। ऐसे प्रकार की पार्टियां, टोटल ये सब पार्टी राजनीतिक दल कहलाते हैं, राजनीतिक पार्टी कहलाती है। तो ऐसे हमारे भारत देश में टोटल कितने हैं ये बताया जा रहा है। तो याद रखिएगा, भारत देश में टोटल राजनीतिक दल पार्टी जो है उसका संख्या 740 से भी ज्यादा है। ये लगभग में है, ज्यादा है, ठीक है। क्योंकि आप देखते होंगे कि हर राज्य में 10, 20, है ना, किसी राज्य बड़ा है तो वहां पे अनेक प्रकार के पार्टियां होती है, ठीक है। तो लगभग 740 से भी ज्यादा राजनीतिक दल है, राजनीतिक पार्टी है भारत में, ज्यादा कम नहीं, 740 से भी ज्यादा है। एक एवरेज बता दिया गया है 740, क्योंकि लिखा जा सकता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए कि बताइए कि भारत में राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है, तो आप आंसर आराम से लिख सकते हैं 740 लगभग, या 740 से अधिक, या 740 से ज्यादा, सारा एक ही चीज आएगा। कोई दिक्कत किसी को, समझा गया। भारत में राजनीतिक दल की पार्टी कितना है, 740 से अधिक। अगला है बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक कौन है। देखिएगा, हम इसको बार बार बोलते हैं बहुजन समाज पार्टी। क्या है बहुजन, ये भी एक पार्टी है। इसका हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं और शॉर्टकट नाम बोलते हैं बी से बहुजन,
एस से समाज और पी से पार्टी। ठीक है, इसी को हम लोग बोल देते हैं बीएसपी। ठीक है, इनका छाप जानते हैं क्या है? हाथी छाप। ठीक है, हाथी देखे ना? हाँ, चुनाव में हुआ होगा कभी कभी आप लोग का एरिया में। ठीक है, तो बहुजन समाज पार्टी। और एक चीज और हम आप लोग को बता देते हैं कि जितने पार्टियां होते हैं और जो राष्ट्रीय पार्टी हो गए या आपको राजकीय पार्टी हो गए, है ना, बहुत जगह पे हो गए, तो उनको सिंबल मिल जाता है, चिन्ह मिल जाता है। जैसे लोगो देखिएगा, स्कूल में लोगो लगाया जाता है सारे लोगों को, है ना, इससे पता चल जाता है कि ये इस स्कूल का पोस्टर है, ये स्कूल का लोगो है। उसी टाइप में हर राजनीतिक दल के पार्टी, जो बड़े बड़े राजनीतिक दल है, उन लोगों को, है ना, या छोटा ही अपना राज्य के लिए जो पार्टी है उसको सबको अपना सिंबल मिल जाता है। सिंबल मतलब क्या होता है कि उसे एक टैग मिल जाता है, उसी प्रकार के उनका जहां भी चुनाव होगा उस पार्टी का उसी छाप पर चुनाव होगा। जैसे झारखंड का देखिएगा, तीर धनुष है ना, तीर है। ठीक है, अब देखिए कि बीजेपी कमल फूल है, कांग्रेस हाथ छाप है। तो ये कहीं पर भी चुनाव लाएंगे, इन लोगों को कभी सिंबल चेंज नहीं होगा। मुखिया के चुनाव होता है ना, सब सिंबल चेंज हो जाता है, क्योंकि पार्टी पे नहीं होता है। दूसरा चीज है कि निर्दलीय जितने लोग उठते हैं, क्या निर्दलीय, देखे होंगे कि सांसद में भी और विधायक में भी निर्दलीय उठते हैं। निर्दलीय, आप सभी इधर ध्यान दीजिए, निर्दलीय क्यों उठते हैं? जब किसी चीज को किसी पार्टी से मतलब आपका सीट ना मिल रहा हो, उस पार्टी का नेता उसे सीट ना दे रहा हो, तो वो अपने निर्दलीय उठते हैं। तो जब कोई भी निर्दलीय अगर उठेगा तो याद रखिएगा, निर्दलीय जो भी उठता है उसको कोई सिंबल नहीं मिलता है, उसे कोई पहल का परिचय नहीं मिलता है, उसे बाद में जब नॉमिनेशन भर लेते इसके बाद क्या छाप मिलेगा उनका नाम के ऊपर है। जैसा नाम होगा अ से स्टार्ट होगा, क से, इस टाइप का, उस हिसाब से उनका सिंबल मिलता है। लेकिन जो राजकीय और राष्ट्रीय रहता है, इन लोग को उस दिन सिंबल नहीं मिलता है, उनको पहल का जो सिंबल है वही सिंबल चलते रहता है। ठीक है, तो अब क्या कर रहा है, बीएसपी पार्टी का सिंबल आप जानते हैं हाथी छाप है। तो बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी मतलब, है ना, तो बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक कौन थे, है ना? बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक कौन थे? बहुजन समाज पार्टी को संस्थापक मतलब किसने मतलब स्टार्ट किया था बहुजन समाज पार्टी को? ठीक है, तो याद रखिएगा कि बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक कांसीराम थे। कौन थे? कांसीराम थे। बहुजन समाज पार्टी का जो संस्थापक थे, बहुजन समाज पार्टी जो बीएसपी पार्टी जो है दल, जो राजनीतिक दल है बीएसपी, उसको शुरू कांसीराम ने किए थे। कौन किए थे? कांसीराम ने इस पार्टी को स्टार्ट किए थे, इस पार्टी को शुरू किए थे। इस पार्टी का संस्थापक कांसीराम है। कोई दिक्कत? आपसे क्वेश्चन पूछ दिया, बताइए बीएसपी पार्टी का संस्थापक कौन है? कांसीराम। बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक कौन है? तो कांसीराम। कोई दिक्कत? कभी कभी शॉर्टकट भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। आगे आइए, मुद्रा को विनिमय को माध्यम क्यों कहा जाता है? मुद्रा को विनिमय के माध्यम क्यों कहा जाता है? तो याद रखिएगा, मुद्रा का प्रयोग करके ही लोग किसी भी वस्तु को खरीद या बेच सकते हैं। देखिएगा, मुद्रा का विनिमय इसलिए हम कहते हैं कि मुद्रा ही की वजह से कोई भी वस्तु को, कोई भी सामान को हम मुद्रा के खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, मुद्रा का ही प्रयोग करके। हम आप लोग को बताए हैं, वस्तु विनिमय भी बताए, मुद्रा विनिमय हो गया, एक वस्तु विनिमय अलग है। वस्तु विनिमय का मतलब हम आप लोग को पूरे अच्छे तरीका से बता दिए हैं किसी दूसरे वीडियो में, कि किसी भी वस्तु को, वस्तु से वस्तु को लेना, खरीदना, बेचना, उसको हम क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय कहते हैं। जो कि वस्तु विनिमय में बहुत सा परेशानी पहले लोगों को झेलना पड़ता था। हमें क्या खरीदना है, अगला को क्या बेचना है ना, और इस टाइप में बहुत टेंशन था। लेकिन जब से मुद्रा आया है तब कोई टेंशन नहीं। तो मुद्रा विनिमय हम उसे कहते हैं। मुद्रा को विनिमय का माध्यम इसलिए कहा जाता है कि मुद्रा का प्रयोग करके ही लोग किसी भी वस्तु को खरीद या बेच सकते हैं। पैसा आपके पास है, कोई भी वस्तु को बेच के आप पैसा ले सकते हैं और कोई भी पैसा देकर वस्तु को खरीद सकते हैं, यानी खरीद और बेच सकते हैं। ठीक है, मुद्रा का
इसलिए मुद्रा को विनिमय का माध्यम कहा जाता है। इसलिए मुद्रा को क्या कहते हैं हम लोग? विनिमय को माध्यम कहते हैं, क्योंकि मुद्रा से हम पैसा किसी भी वस्तु को खरीद सकते हैं और मुद्रा ही से किसी भी वस्तु को हम बेच सकते हैं। बेचेंगे तो पैसा लेंगे, खरीदेंगे तो पैसा देंगे। लेकिन वस्तु विनिमय में क्या होता है? एक वस्तु देना है और दूसरा वस्तु लेना है, जिससे बहुत परेशानी हुई थी। तो आप लोग को वीडियो बनाया हुआ था, पिछला वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगला है, भारत में लौह अयस्क के किन्हीं 3 विवरण क्षेत्रों को नाम लिखे। क्या लौह अयस्क? लौह अयस्क मतलब लोहा, ठीक है। लोहा कौन सा झारखंड, आपका झारखंड जगह में, भारत में कौन सा जगहों पे पाया जाता है? ये 3 जगहों का नाम बताना है जहां पे सबसे ज्यादा लौह अयस्क यानी लोहा पाया जाता है। याद रखिएगा, झारखंड में लौह अयस्क झारखंड में, कर्नाटक और उड़ीसा में। ये 3 जगह जो है, झारखंड, कर्नाटक और उड़ीसा, ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां पे भारत के सबसे ज्यादा लौह अयस्क पाए जाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए भारत के, बताइए लौह अयस्क सबसे ज्यादा किन राज्यों में पाया जाता है, तो पहला है आपका झारखंड, कर्नाटक और उड़ीसा। ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां पे झारखंड, भारत के सबसे ज्यादा लौह अयस्क पाए जाते हैं। तब आप सभी को समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को नहीं? तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन, इसे आप याद कर लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में आएंगे और आप लोग को बताएंगे। जो नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बस धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.